जब मैंने इस अजीब व गरीब किस्म की बातें सुनी, तो मैंने सोचा कि मैं अपने उस दोस्त से पूछूं जिसने मुझे ये घर दिखाया है। मैं उसके पास पहुंचा और उससे मैंने कहा कि लोग तो अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं इस मकान के बारे में, तो तुमने मुझे सही बात क्यों नहीं बताई? जिस पे उसने कहा कि लोग वहम करते हैं कुछ लोग और कुछ बिलीव नहीं करते इन बातों पे। तो मैं फिर अब नहीं बताता किसी को। और फिर मैंने कहा ठीक है, मुझे ऐसा करो कि कोई ऐसा नंबर दो या ऐसा एड्रेस दो जो यहाँ रह के जा चुके हों। तो उसने कहा मैं ढूँढूँगा और जब मिल गया तो मैं तुम्हें बता दूँगा। फिर मैं वहाँ से निकल आया। जब मैंने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया तो मैंने सोचा ये अजीब व गरीब हैरत अंगेज़ वाक़यात मेरे साथ हो रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि इत्तेफ़ाक़िया भी हो सकते हैं, लेकिन मैं परेशान था। मैं घर पहुंचा तो मेरी परेशानी मेरी वाइफ़ ने भांप ली थी। कुछ परेशान लग रहे हैं आप। नहीं, ठीक हूँ। कहाँ से आ रहे हैं? वही स्टेट वाले के पास गया था। अच्छा, एक बात कहूँ आपसे आज। हाँ बोलो। जब से हमने वो घर देखा है, कुछ अजीब अजीब वाक़यात नहीं हो रहे? तुम बेकार में वहम कर रही हो, कुछ अजीब नहीं है। अच्छा, मैंने चाइनीज़ बनाई है, लेकर आऊँ? नहीं, मेरा मूड नहीं है। मुझे कुछ काम करना है, मैं लेट खा लूँगा। तुम खा लो। नेक्स्ट डे जब मैं अपने काम में मसरूफ़ था तो मेरे पास स्टेट एजेंट का फ़ोन आया। वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मिला कोई कांटेक्ट? हाँ लिखवाओ। क्या नाम है? अबरार। अच्छा, कितना अर्सा रहे हैं ये लोग इस घर में? ओके, थैंक यू यार। हेलो। नंबर पे मैंने कॉल की। उस पे एक लड़के से मेरी बात हुई, अबरार नामी लड़का था। मैंने उससे कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं आप जिस मकान में रह के गए थे वो मैं ख़रीदना चाह रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ वहाँ कोई एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ है या कुछ ऐसी वैसी कोई बात हुई है तो मुझे आप बताइए। उसने बहुत सख्ती से कहा कि मेरी वालिदा ने मना किया है इस मामले में दोबारा कभी पढ़ने को, और मैं नहीं बता सकता आपको, ना मिल सकता हूँ मैं आपसे। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि कम से कम आप मुझे कुछ बता दें, फ़ोन पे ही बता दें। बहरहाल उसने कहा ठीक है, मैं अपनी वालिदा से बात करके आपको कॉल करता हूँ। अबरार ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वालिदा से बात करके मैं आपको कॉल करूँगा। 2 दिन तक मैंने वेट किया, उसकी कॉल नहीं है। फिर मैंने अबरार के नंबर पे फ़ोन किया, काफ़ी देर बेल बजती रही। फिर उसके छोटे भाई ने फ़ोन उठाया। मैंने कहा बेटा अबरार भाई से बात करा दीजिए। उसने कहा अंकल वो तो कहीं बाहर गए हुए हैं, अपना मोबाइल छोड़ गए घर पे, भूल गए। मैंने कहा बेटा आप कुछ मुझे बताना चाहेंगे? आप जिस घर में रहते थे सेंट्रम के पीछे जो घर है, मैं वो घर ख़रीदने जा रहा हूँ, तो आप मेरी कुछ हेल्प करें, मुझे बता दें वहाँ आपके साथ क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी, कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं हुई थी? तो उस बच्चे ने कहा हाँ अंकल वो बहुत बुरा घर है, आप उसको ना ख़रीदें। मैं बहुत
हैरान हुआ कि बच्चे ने ऐसी बात की। 9th क्लास में पढ़ता है, हसन उसका नाम है। हसन ने मुझे बताया कि हम जब उस घर में शिफ्ट हुए तो तकरीबन 2 दिन के बाद हम सब बैठे हुए, मगरिब का टाइम था, हम बातों में मसरूफ़ थे कि एक खौफनाक सी चीख सुनाई दी हम सबको। कैसी आवाजें आ रही हैं? रुके मैं देख के आता हूं। आप लोग रुके कहाँ जा रहे हो बाहर? बेटा डरने की क्या बात है कि बेटा रहम कर या अल्लाह, रहम कर। नहीं बच्चों, ऐसी बात है, ऐसी हो रहा है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। लगता है पड़ोस में कोई किसको मार रहा है। अल्लाह रहम करे। हाँ मैं फोन करता हूँ। अल्लाह रहम कर, रहम कर, रहम कर। मेरा बच्चा, कोई बात नहीं है जी। अल्लाह रहम कर। हम समझे शायद पड़ोस के घर में कोई किसी लड़की को मार रहा है या कोई किसी का गला दबा रहा है, ऐसी चीखने की आवाज़ें आ रही थी। तो बड़े भाई ने फिर जल्दी से 15 पे कॉल की। थोड़ी देर बाद पुलिस की सायरन की आवाज़ आई। बड़े भाई बाहर गए तो देखा कि पुलिस मोबाइल जा चुकी थी। वो वापस आ गए। मेरे ख़्याल में शायद वहाँ पर कुछ उन्होंने देखा नहीं, इसलिए वापस चले गए वो। फिर हसन ने एक और वाक़या बताया कि उसकी वालदा बैठी कुरान पढ़ रही थी और वो वहीं मौजूद था कि अचानक हसन बेटा, कशवाला बेटा, जब बात सुनो, आइंदा छत पे और आंगन में नहीं जाना। अच्छा, जब मेरे से वादा करो, आइंदा छत पे नहीं जाओगे तुम लोग। हाँ, आइंदा छत पे बिल्कुल नहीं जाना और आंगन की तरफ बिल्कुल रुख नहीं करना। हसन ने कहा कि उस दिन के बाद वालदा साहबा की तलावत में इजाफ़ा हो गया और हर वक्त वो कुरान की तलावत करने लगी। और एक दिन वो ऊपर छत पे जो झूला था उस पर बैठ के तिलावत कर रही थी कि अचानक वो किसी ने उनको धक्का दिया या क्या हुआ, वो कुरान तो वहीं रह गया लेकिन वो बहुत ज़ोर से गिरी। हसन ने बताया कि उसके बाद हमारे घर में मुआशी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा शुरू हो गई। जैसे कि उसका भाई जो अबरार हैं, 2 दफ़ा ATM से पैसे लाते हुए किसी ने उसे लूट लिया। सबसे बड़े भाई की अचानक जॉब चली गई। कुछ दिनों बाद अबरार की भी जॉब चली गई और ये बहुत ज़्यादा परेशानियों में घिर गए। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि हसन मुझे सारी बातें शेयर करना चाहता है और वो एक के बाद एक सारे बातें बता रहा था मुझे। उसने एक वाक़या मुझे बताया कि उसके कज़न जो बाहर से आया था कि उसने यहाँ पे शादी करनी थी तो सारी अरेंजमेंट यहीं हुई उसके घर में। उसने बहुत ही अजीब व गरीब बातें बताई जो इस तरह थी कि जब हम रात में घर सजाया करते थे, कोई फूल लगा रहे हैं या कुछ भी चीज़ हम सजाते थे और जब हम सुबह उठते थे तो वो सारी चीज़ें जैसे पैक खोली गई थी वैसे ही मिलती थी। अबरार, अबरार, ये यहाँ किसने रख दी है? ये डेकोरेशन पैक कैसे हो गई? पता नहीं हुआ। हसन का हसन हसन, हसन, जी भाई, यार ये किसने पैक किया? किसने पैक किया है? तुम्हारा दोस्त वोस्त तो नहीं आया था अभी?
क्या शोर मचा के रखा है सुबह सुबह तुम लोगों ने? ये क्या पैक किया है, देखें सारी सेटिंग की थी हम लोगों ने। ये रात इसके अंदर डेकोरेशन में लगा रही हो। अरे किसी ने शरारत की है, मालूम करो तुम्हारे दोस्त दोस्तों ने किसी ने उतार के रखा मुझे होगा। सो जो रात है, भाई मैं तो 2 बजे सोई थी। तुमने भी नहीं देखा तो तुमने देखा या तो मैं लेट नाइट सोया हूँ, आज के स्केट तो मैंने लगाया था। तो ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब यहाँ कैसे पड़ा है यार? ये पूरी रात जो है डेकोरेशन की, ये सुबह यहाँ पे मिल रहा है। हुसैन तुम्हारे दोस्त की हरकत तो नहीं है किसी की? भाई मेरा कोई दोस्त आया ही नहीं। और इस बात से वो बहुत परेशान हो गए थे सब लोग। अब जब बहुत ज़्यादा परेशानियां बढ़ चुकी थी और यके बाद दीगरे मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात हो रहे थे, तो हमारे वालिद के दोस्त जो मौलाना भी हैं, हमने उनको कॉल किया और उनसे कहा कि ये हमारे साथ ये वाक़यात हो रहे हैं। मेरी अपनी राय जो कुरान और हदीस की तालीमात की रोशनी में इस्टेब्लिश हो रही है वो ये कि इसके अंदर जिन्नात का अमल दखल हो सकता है। अब जिन्नात क्या हैं, जिन्नात की ताकत क्या है, उसके असरात क्या हैं, ये कैसी मखलूक है, क्या ये ऐसे किसी मकान में बसेरा कर लेते हैं या इंसानों को अज़ियत और तकलीफ़ देते हैं, नहीं देते, ये तमाम तर चीज़ें अगर हम देखें तो खुलासतन मैं इसको समेटते हुए ये अर्ज़ करूँगा कि पहली बात तो ये समझ लेनी चाहिए कि जिन्नात का मखलूक होना हक़ है। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी जिन्नात का इनकार कर दे कि जिन्नात कोई मखलूक है ही नहीं, ये बात गलत होगी। सब चीज़ों का बगौर मुआयना किया और कुछ दिन तक यहाँ पर रोज़ आते रहे और मुख्तलिफ़ तिलावत करते रहे, अपने तरीक़े से कोशिश करते रहे कि इन चीज़ों को यहाँ से हटाएं। ये जो उस मकान के अंदर सूरत हाल नज़र आ रही है, इसमें मेरी मालूमात के मुताबिक और मेरी राय के मुताबिक रूहों के भटकने का कोई मामला नहीं है। हाँ, ये दूसरा पहलू जिन्नात का हो सकता है, जादू टोने का हो सकता है, मगर यह तसव्वुर गलत है। इसकी हकीकत कुरान और हदीस से नहीं मिलती कि कोई आदमी यहाँ रहता था, वो फौत हो गया, या कोई ख़ातून थी उसको कत्ल कर दिया गया और उसकी रूह यहाँ पर भटक रही है, या वो रूह अब इंतकाम ले रही है वहाँ घर के अंदर रिहाइश पजीर होने वाले लोगों से। ऐसा कोई तसव्वुर रूहों के बारे में नहीं है। इंतकाम लेना, जज़ा देना, सज़ा देना, ये भी अल्लाह का काम है। रूह अज़ खुद ऑथोराइज़ नहीं हो जाती मरने के बाद कि वो कोई अपना इंतकाम ले, किसी को सज़ा दे या किसी को जज़ा दे। रूहों का दायरा कार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुतय्यन कर दिया है। मगर इस आपके वाक़या के तनाज़ुर में दूसरा पहलू जिन्नात का है। बीवी, आपका ये मकान बुरी तरह से इज़्ज़त में है। इनको मज़ीद छेड़ना या इसमें कोई बेहतियाती हो जाए वो आपके लिए और परेशानी का बाइस बनेगा। लिहाजा बेहतर यही है कि आप इस मकान को जल्द से जल्द छोड़ दें। यह आपके हक़ में बेहतर है।